हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने श्रोडिंगर की जो वेव मैकेनिक्स है वो स्टार्ट कर दी थी और मैंने बताया था कि कैसे श्रोडिंगर ने मैकेनिक्स को स्टार्ट किया। श्रोडिंगर को ही वास्तव में मैकेनिक्स का, ये क्वांटम मैकेनिक्स का वो मानते हैं जनक या मूलभूत आधार है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वही है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, क्या श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी थी तो वो क्या है। उससे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कुछ टर्म है उनको समझा देता हूँ आपको। जैसे आएगी आपके सामने वेव फंक्शन, क्या आएगी, वेव फंक्शन, या उसको हिंदी में बोलते हैं तरंग फलन। तरंग फलन, वेव फंक्शन। देखो है क्या चीज़ कि जैसे हम जानते हैं अब श्रोडिंगर ने क्या किया है कि जैसे जो सारे सिद्धांत थे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों को याद रखते हुए एक समीकरण दी और एक वेव फंक्शन दिया, तो उसी को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव फंक्शन और श्रोडिंगर समीकरण। अब है क्या चीज़, जैसे अगर हमें किसी कण की स्थिति 100% एक्यूरेट ज्ञात है, माना कि स्थिति क्या है, माना कण की स्थिति ज्ञात है या निश्चित है, कण की स्थिति क्या है, निश्चित है। अगर आपको किसी कण की स्थिति निश्चित है यानी कि उसका x का मान फिक्स है आपके पास, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, स्थिति में अनिश्चितता, तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x बराबर हो जाएगी 0, क्योंकि आपको उस कण की पोजीशन ज्ञात है। जैसे मान लो कोई कण है ना, हाइजेनबर्ग सिद्धांत क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ वेव है और वेव के साथ पार्टिकल है, यानी कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव नियत रहता है और कितना होता है, h×2 से ज़्यादा होता है। तो अगर किसी कण की स्थिति ज्ञात है आपको कि कण यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर है या 5 किलोमीटर पे है या 5 मीटर पे है, आपको स्थिति ज्ञात है कण की एक्यूरेट, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा x बराबर 0। तो हम कण का संवेग यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कण का संवेग नहीं निकाल सकते, अर्थात डेल्टा p टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और अगर आपको कण का संवेग ज्ञात है, मतलब संवेग यथार्थता ज्ञात नहीं करते, मतलब संवेग में अनिश्चितता कितनी हो, डेल्टा p बराबर इनफाइनाइट। अब इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, एक नियत मान आएगा। समझ में आई बात। तो अब ऐसी स्थिति में कि हम कण कब माने, कब पार्टिकल माने, है ना, कब व्यतिकरण को, जैसे हमको पता है कि कण मानते हैं हम, जब हम कण जैसे हम कण व्यवहार मानते हैं, तो कण को मानते हुए जैसे फोटोन को कण मानते हैं और प्रकाश को वेव भी मानते हैं। तो कण जब मानते हैं तो क्या मान सकते हैं हम, कौन कौन से एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या फिनोमेना है, कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन और पेयर प्रोडक्शन, है ना। इनको इफेक्ट को क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब तरंग मानते हैं उसी चीज़ को जब कण मानते हैं तो ये फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं। और उसी चीज़ को जब तरंग मानते हैं तो क्या, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये चीज़ क्या हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है। तो ये है, तो इन्हीं सब चीज़ों को कि कण मानना है कि वेव माननी है, ये भी सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो श्रोडिंगर ने एक ऐसी चीज़ खोजनी चाहिए
जो इन सभी को क्या करे, एक्सप्लेन करे, और उस चीज़ का नाम था क्या, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या चीज़ है, इट इज़ ए मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इट इज़ ए मैथमेटिकल फंक्शन। इट कंटेंस मतलब इसके पास सब चीज़ की नॉलेज है, उस कण की क्या स्थिति है, उस कण का क्या संवेग है, उस कण का क्या स्थिति में अनिश्चितता है, उस कण की क्या एनर्जी, सब पूरी इन्फॉर्मेशन अगर उस कण का आपको पास वेव फंक्शन ज्ञात है तो आप उस कण की पूरी जन्म हिस्ट्री निकाल सकते हो, उस कण का क्या पूरा बायोडाटा है तो वो आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको कण का बायोडाटा देखना है या कण की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो क्या चाहिए आपको, वेव फंक्शन। तो अगर इसको अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, यह एक गणितीय फलन है जो कि गतिशील कण की संपूर्ण जानकारी रखता है, अर्थात तरंग फलन के द्वारा हम कण की स्थिति संवेग, ऊर्जा आदि सभी जानकारियाँ ज्ञात कर सकते हैं। किससे, वेव फंक्शन अगर आपको किसी कण का ज्ञात है तो आप उसकी संवेग, स्थिति, ऊर्जा, जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो, अगर ये चीज़ निकालनी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो आप इस सब चीज़ उस कण की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो वेव फंक्शन क्या है, उस कण का बायोडाटा है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं प्रायिकता फलन, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रायिकता फलन। और एक और नाम है इसका एक और नाम है, मैं बताता हूं आपको, प्रायिकता आयाम, इसको क्या बोल देते हैं, प्रायिकता। अन्य नाम है इसका तरंग फलन का, क्या है, प्रायिकता आयाम या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। वैसे अगर सुनने में अटपटा लगेगा कि है तो कण की स्थिति निकाल सकते हैं, संवेग निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन केवल हम वेव फंक्शन से नहीं निकाल सकते। केवल और केवल वेव फंक्शन से ही आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको इसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, कोई भी फलन पढ़ा होगा, अल्फा प्लस आयटा बीटा, ये पढ़े हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी भी ज्ञात होना चाहिए। वो संयुग्मी अगर ज्ञात है तो आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो अगर केवल वेव फंक्शन ज्ञात है तो आप पहले उसका संयुग्मी भी निकालो और फिर उन दोनों को गुणा करो, ठीक है, तो वो आपको क्या निकाल कर देगा, उसकी प्रायिकता देगा। तो एक चीज़ और याद रखनी है, इसको प्रायिकता आयाम कहते हैं। और अगर एक लाइन लिखूं मैं तो तरंग फलन का कोई भौतिक महत्व नहीं होता। तरंग फलन का, अगर आप तरंग फलन याद है आपको तो कोई मतलब नहीं है तरंग फलन का। तो तरंग फलन का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, परंतु इसके आयाम का स्क्वायर कर दें, इसके आयाम का, तरंग फलन को वैसे नाम देते हैं साई से, तरंग फलन को किससे डिनोट करते हैं, साई से। और इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी, इसका फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन। तो तरंग फलन या प्रायिकता आयाम भी बोलते हैं इसको। इसका सिंबल क्या है, साई एक्स वाई जेड और टी। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता, साथ को लिखो, तरंग फलन का कोई भौतिक महत्व
नहीं होता। तरंग फलन का कोई भौतिक महत्व तो नहीं होता, परंतु यदि इसके आयाम का वर्ग कर दिया जाए, अगर इसका आयाम का वर्ग कर दिया जाए तो यह उस कण की किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। समझ में आई बात? इसका केवल साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, परंतु अगर मैं साई के मोड का, साई एक्स वाई जेड और टी के मोड का स्क्वायर कर दूं, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, अगर मैं साई के मोड का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या देगा, किसी स्थान विशेष पर, यानी x का मान ये, y का मान ये, z का मान ये, t का मान ये, तो किसी स्थान विशेष पर उस कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, उस कण के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो कौन देगा, मोड साई का स्क्वायर। और अगर आपको कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिल गई तो आप सब चीज़ निकाल सकते हो फिर। ठीक है, तो मोड साई स्क्वायर क्या होता है, उस कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देता है, तो इसको बोलते हैं प्रायिकता, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है, प्रायिकता घनत्व यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है, किसी कण के किसी स्थान विशेष पर पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, उसका वेव फंक्शन होता है, उसके मोड का स्क्वायर कर दो तो आपको उस कण के उस स्थान पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वेव फंक्शन का कोई फिजिकल महत्व नहीं है, इसके मोड का स्क्वायर क्या देगा, प्रायिकता घनत्व। ठीक है, अब देखो, अब हम जैसे कोई अलग अलग कंडीशंस पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, है ना, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे एक प्रायिकता निकालनी है हमें। अब अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एक्यूरेट मान नहीं आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स मानती है कि हर कोई भी चीज़ एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती, दुनिया में कोई भी चीज़ एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता होती है हर चीज़ की। कि जैसे अगर मैं इस रूम के अंदर हूँ तो मेरी इस रूम के अंदर भी पाए जाने की प्रायिकता 100% नहीं है। समझ रहे हो बात को? जैसे कोई एक बॉक्स है, डिब्बा है, और उस डिब्बे के अंदर कोई मैंने एक पार्टिकल मान लिया, एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर क्या माना है, एक मैंने पार्टिकल, और कोई आपसे पूछे कि इस पार्टिकल के डिब्बे के बाहर पाए जाने की प्रायिकता बताइए, इस पार्टिकल के डिब्बे के बाहर पाए जाने की प्रायिकता बताइए, कितना हो सकता है, चांस कितने हैं, प्रायिकता मतलब चांस। इस पार्टिकल से बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर पार्टिकल निकल नहीं सकता, तो ये इसके अंदर कैद है। तो जब इसको हम जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इसके बाहर पाए जाने की प्रायिकता 0 नहीं होगी, मतलब बाहर भी पाए जाने के कुछ ना कुछ चांस होंगे। इसके क्या होंगे, बाहर पाए जाने की प्रायिकता P बाहर, आउटर में पाए जाने की प्रायिकता 0 नहीं होगी। लेकिन क्लासिकली देखें, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो पार्टिकल जब इसके अंदर फंसा हुआ है, इसके अंदर कैद है, तो इसके बाहर पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाती है, संभावना 0 हो जाती है। तो क्लासिकली तो 0 है, मतलब पार्टिकल 100% कहाँ है, यहाँ पर ही है। पार्टिकल की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे अंदर 1 है, पूरा 100। प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच में। तो प्रायिकता इस पार्टिकल की अंदर पाई जाने की है 1 और बाहर पाए जाने की 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो बाहर पाए जाने की प्रायिकता संभावना है और अंदर भी है। समझ में आई बात? तो हर कहीं भी प्रायिकता हो सकती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम भी जो भी बात करेंगे किस मैटर में करेंगे, हम प्रायिकता के फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो तरंग फलन की बात हुई। अब श्रोडिंगर ने एक समीकरण भी दी थी।
श्रोडिंगर ने क्या दी थी, एक समीकरण। समीकरण क्या थी, वो समीकरण ऐसी थी कि वो पहले तो समीकरण के कुछ गुणधर्म है। क्या है समीकरण के गुणधर्म? गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म है कि वो समीकरण, पहली समीकरण क्या है, वो समीकरण रैखिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रैखिक। श्रोडिंगर ने जो एक समीकरण दी थी, उस समीकरण के गुणधर्म है, उसको श्रोडिंगर समीकरण बोलते हैं। उस समीकरण के गुणधर्म है कि वो पहली समीकरण क्या होनी चाहिए, वो रैखिक यानी कि लीनियर होनी चाहिए। और दूसरी है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। के सिद्धांत का पालन करना या करनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये जरूर होनी चाहिए उस समीकरण में। हालांकि श्रोडिंगर की समीकरण का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उत्पत्ति नहीं है। श्रोडिंगर ने किया क्या था, श्रोडिंगर बहुत समय से 15-20 साल तक इस पर प्रयास करते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो जब एक दिन उन्होंने क्या किया, उठ के सुबह और एक समीकरण लिख दी, और उन्होंने अपने आप लिख दी उठ के, है ना। और उस समीकरण का कोई उनके पास वो नहीं था कि क्यों है ये, समझ रहे हो। फिर बाद में लोगों ने इस समीकरण का उत्पत्ति देखी कि आई कैसे, श्रोडिंगर ने क्यों लिखा, इसी समीकरण को क्यों लिखा। हालांकि श्रोडिंगर ने जो लिखा था बिना सोचे समझे और डायरेक्ट लिख ली थी, बिना कोई व्युत्पत्ति के, क्या भाई यहाँ से शुरू करा मैंने और यहाँ का ये समीकरण निकाल के लाया, ऐसा कुछ नहीं था। श्रोडिंगर ने हालांकि मेहनत काफ़ी टाइम से कर रहे थे वो, फिर एक दिन उन्होंने डायरेक्ट लिख दी। और उस डायरेक्ट क्या लिखा था उन्होंने, देखो, उन्होंने डायरेक्ट एक समीकरण लिखी, एच साई बराबर ई साई। बस सुबह सुबह उठे और एक समीकरण लिख दी, एच साई बराबर ई साई। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? श्रोडिंगर समीकरण। एच क्या है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर। साई क्या है, वेव फंक्शन या तरंग फलन। वेव फंक्शन क्या है, साई, तरंग फलन। और हैमिल्टोनियन हिंदी में लिख लो, हैमिल्टोनियन ऊर्जा संकारक। ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, संकारक। तो एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऊर्जा संकारक। ई क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू। ई क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा का आइगन मान। और साई वही है, तरंग फलन। तो ये जो समीकरण है क्या है, श्रोडिंगर समीकरण। देखो समझो इस समीकरण में क्या है। श्रोडिंगर ने बताया कि अगर मैं एक ऑपरेटर लूं और उस ऑपरेटर का क्या नाम है, हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर, यानी कि मैं एक ऐसा ऑपरेटर लूं एनर्जी का, मैं एक ऐसा ऑपरेटर लूं एनर्जी का, और उस ऑपरेटर पर मैं एक तरंग फलन है किसी कण का, जैसे तरंग फलन ज्ञात है मेरे को, उस तरंग फलन के को हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर के ऊपर लगाऊं। जब मैं तरंग फलन को एनर्जी ऑपरेटर के ऊपर लगाऊंगा तो जो मान निकल के आएगा वो ऊर्जा का मान निकलेगा। और अगर तरंग फलन सेम आ जाता है तो उसको बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।